all this stuff, how to get a solution within the problem, as we are feeling hopelessness and all these things which makes us unable to think about. Agreed. मैं समझ गया आपका क्वेश्चन. Let me answer this question because this is the topic of the day anyway. A good question. सबसे पहले तो याद रखिएगा डिप्रेशन क्या है. डिप्रेशन असल में आपकी बॉडी का अलार्म है कि जो ऑर्गेनिक सिस्टम के ऊपर उसको बनाया गया था वो सिस्टम के अंदर इसको प्लेस करो, वापस कहीं और प्लेस कर दिया आपने इसको. You're doing something else. This body is requiring something else. प्यास जैसे लगती है तो क्या कहता है जिस्म, क्या कह रहा होता है कि the quantity of amount of hydration that it is requiring, खुद ही आपको जिस्म प्यास लगवाता है. भूख लगती है तो क्या बताता है, amount of energy that is required, उसकी reservoir ख़त्म हो रहे हैं. ये हमें पता है, अलार्म्स होते हैं. भूख एक अलार्म का नाम है, प्यास एक अलार्म का नाम है. आपकी डिप्रेशन भी एक अलार्म का नाम है. आपकी कंफ्यूजन भी एक उसी अलार्म का नाम है जो बॉडी के अंदर से जनरेट होगी. ओके, सो अंडरस्टैंड हाउ द प्रॉब्लम इटसेल्फ इज कॉलिंग आउट कि सोल्यूशन किधर पड़ा हो. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. क्या है सोल्यूशन, उस पर हम बहस कर सकते हैं एंड वी कैन फाइंड द बेस्ट पॉसिबल आंसर, और इसी को फलसफा कहते हैं. मगर प्रॉब्लम आने का मतलब ही है कि जिस जगह से प्रॉब्लम आ रही है, वेयर द प्रॉब्लम इज कमिंग फ्रॉम इज ऑल्सो द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ वेयर द सोल्यूशन इज. So understand how simple the mechanism becomes, and you can also identify कि हॉस्पिटल जाके किस डिपार्टमेंट का रुख करना है. जिस जिस्म के उज़्व में मसला आएगा उसी डिपार्टमेंट में जाएंगे आप. सो मैदे का मसला होगा तो गैस्ट्रो में जाएंगे, अगर गुर्दे का मसला होगा तो नेफ्रोलॉजी में जाएंगे, दिल का होगा तो कार्डियोलॉजी में जाएंगे. बिल्कुल इसी तरीके से अगर कन्फ्यूजन का मसला होगा या डिप्रेशन का मसला होगा तो साइकोलॉजी में जाएंगे या फिर फिलॉसफी में जाएंगे. ये भी तो डिपार्टमेंट्स हैं. हमें मसला ये हो रहा है कि जो लोग हमें रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना इस वक्त, उन्होंने वो हक अदा नहीं कर सक रहे हैं फॉर सम रीज़न. आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडीज इंटेंट हियर, आई एम नॉट एंटी एनीबॉडी. मेरे दीन में मुझे नफ़रत करना मना किया गया है. नफ़रत एक सोशल एंड इमोशनल डिजीज़ है. इसकी कॉज जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. नफ़रत जब आप करते हैं लोगों से तो आपको बचपन में एक नफ्सियात की बीमारी लगाई गई होती है. So understand how you are going to first and foremost एक्सरे कैसे लेंगे. आप अपना एक्सरे खुद भी कर सकते हैं कि किस तरीके का मसला आ रहा है. इफ़ यू थिंक यू कैंट इवन फाइंड कि ट्रूथ क्या है, इस सब चीज़ों में से सही क्या है, तो मैं तो वही फॉलो कर रहा हूँ कि जो लोग ज़्यादातर फॉलो कर रहे हैं. तो असल में ट्रूथ क्या, अगर आपको ये आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं तो फिर इसका मतलब है कि यू नो योर बॉडी इज योर माइंड इज़ रेडी. बॉडी को मैं माइंड को बॉडी में ही डाल रहा हूँ इसको, क्या योर माइंड इज़ नाउ रेडी टू बेयर द लोड. वो वजन उठाने के काबिल हो गया है कि चलें अब आप बताएं. वरना ज़्यादातर लोगों को तो मसला ही नहीं है. ज़्यादातर लोगों को तो ये मसला होता है कि मैं अकेला कैसे ऑड मैन आउट कैसे हो जाऊं, जो लोग सब कर रहे हैं वही करते रहूं, बस इसी में बका है मेरी. और वही बीमारियां भी इनहेरिट करता है जो ज़्यादातर जत्थे की बीमारियां होती हैं. ठीक है, स्टेटस को कहते हैं ना इसको. सो ये बेसिकली शऊर नहीं डेवलप हुआ होता. बच्चों के लिए अल्लाह ताला ने सेफ्टी मैकेनिज्म बनाया था कि ज़्यादातर जो लोग कर रहे हैं वो कर रही है. बच्चों के लिए हुक्म था, उन पर कोई सवाल जवाब भी नहीं थे ना. इसीलिए जो ज़्यादातर लोग करेंगे, जो माँ बाप कर रहे हैं, जो बहन भाई कर रहे हैं, बच्चा वही कर रहा होता है, बच जाता है. ठीक मैकेनिज्म है, इट्स परफेक्ट मैकेनिज्म. बट बड़ों के लिए नहीं है कि जो लोग सब कर रहे हैं वही मैं करूँ. वो जो लोग जिस चीज़ को सब लोग सही समझ रहे हैं वो सही समझ लूँ. इसको पैर दर पैर तोड़ने के लिए अल्लाह ताला नबी भेजी जा रहे हैं. हर फलसफी इसी चीज़ को आवाज़ देता है और हम फलसफी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. ही चैलेंजेस द स्टेटस को, ही चैलेंजेस द थॉट, he challenges the actions which are derived from that thought. So you need to first and foremost, मैं आपको फिर बता दूं, जितने भी मैं सेशन करता ना उसका अगर एक इलाज निकाला, मतलब तमाम प्रॉब्लम्स को जो मैं एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ उसका अगर एक इलाज बताऊँ तो वो फलसफा ही है कि अगर फिलॉसफी नहीं समझ आई, आपका माइंड सेट ही नहीं डेवलप किया गया, आपको उन बड़े सवालों के जवाब ही नहीं मिले हुए, तो फिर आप जितने मर्जी पैसे वाले हो जाएं, जितने मर्जी बीवियों वाले, बच्चों वाले, जितने घरों वाले, गाड़ियों वाले हो जाएं, जितने मर्जी पॉलिटिक्स वाले हो जाएं, जितने मर्जी ऑनर वाले हो जाएं, अंदर से आपकी आवाज़ें और आपको बीमारियां लगाई, वो तकलीफ आती रही. और वो तकलीफ क्या होगी कि ये हॉलोनेस क्यों है. देयर इज समथिंग व्हिच इज अपनी जो है ना बॉडी माइंड खुद बता रही होती है कि आप बेसिकली एक एक्टर हैं, एक फेक हैं. दिस इज़ नॉट द राइट आंसर, देयर इज समथिंग मिसिंग. उसको हॉलोनेस कहते हैं. और ये आवाज़ें हर एक को 15-16 साल में आना शुरू होती हैं. बेचारे को पता नहीं होता ये क्या है, तो वो उसको हम टीन एज सिंड्रोम बोलते हैं. ऐसा कुछ टीन एज सिंड्रोम नहीं, बॉडी खुद बताना शुरू करना शुरू. बॉडी ने
12वें 13वें 14वें साल में शुरू कर देती है ये मैकेनिज्म. आपको एहसास होना शुरू होता है कि कोई तजाद आ रहा है, समथिंग विच इज कॉन्फ्लिक्टिंग, कहीं पे स्पाइक आ रही है ग्राफ में जो कि बार बार कॉन्फ्लिक्ट कर रही है. सो ये वाली बातें असल में जिन लोगों को नहीं समझ आ रही, इनको बोरिंग बहुत लगती हैं और कहते हैं यार फलसफियाना बातें, उन लोगों के लिए ये बातें हैं भी नहीं, फिक्र ना करें. आप जिस्म के किसी और हिस्से का इलाज करा लें, ये वाला हिस्सा आपका भी बना नहीं, और अगर बना है तो फिर आपको इसके बगैर कहीं चैन नहीं होने वाला. और अगर ये चैन आ गया आपको और आपने सेटलमेंट कर ली तो पूरी दुनिया आपके ताबे आ जानी है. दुनिया सिर्फ किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट के ताबे नहीं है, दुनिया किसी भी इंजीनियर किसी भी बिलियनियर के ताबे नहीं है, दुनिया भी किसी पॉलिटिशियन के ताबे भी नहीं है. याद रखिएगा, सब के सब मिला मिलू लेते हैं. जब पता चलता है कि एंड में कौन बता रहा है कि क्या सही है क्या गलत, वो आपका दैट मुफक्कर होता है, वो सोचने वाला होता है, वो तदब्बर करने वाला होता है. अल्लाह ताला बार बार कुरान पाक में बोल रहे हैं अफला याकिलून. ये क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि गेम चल क्या रही. फिर अल्लाह ताला बार बार जब लफ्ज़ बोलते हैं ना आया का मतलब निशानी. किसके लिए निशानी? अल्लाह ताला हर दफ़ा वही निशानी बता रहे हैं, इस दिमाग के इस हिस्से के लिए, जिस्म के इस हिस्से के लिए निशानी दे रहा हूँ तुझे, ताकि तू रास्ता देख ले, पहुँच जा. और हम बैठे हुए इहदिना सिरातल मुस्तकीम और नमाजें पूरी पढ़ें. रास्ता खुद बताएगा, निशानियां बताइए रास्ता सीधा कौन सा है. यू नीड टू अंडरस्टैंड. फिजिक्स भी बताती है, बायोलॉजी भी बताती है, केमिस्ट्री भी बताती है, न्यूरोकेमिस्ट्री भी बताती है. यू नीड टू अंडरस्टैंड हर चीज इल्म हासिल. अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये नहीं कहा कि मोमिनीन से पूछो, अल्लाह ताला ने कहा उनसे पूछो जो इल्म रखते हैं, ताकि तुम्हें निशानी इंटरप्रेट करनी आ जाए. हर जगह से इल्म ले लो. नबी रसूल ने फरमाया इल्म मोमिन की मिरास है, जहां से भी मिले ले लो. याद रखिएगा. सो वी नीड टू suck in all of that knowledge like a sponge. तब कहीं जाके आपको पता चलेगा कि ओके निशानियां पढ़ते कैसे हैं सारी. मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ और मैं अब रिपीट करता हूँ, कुरान पाक असल में नफ्सियात की किताब है, साइकोलॉजी की PhD है कुरान पाक. और इस तरह के और भी बड़े सब्जेक्ट्स हैं, मगर साइकोलॉजी की तो पूरी की पूरी सब की सब जो इंटरप्रिटेशन ऑफ हाउ ह्यूमन्स आर गोइंग टू बिहेव, हाउ दे आर गोइंग टू थिंक, कैसे उन्होंने किया, सारी कहानियां कौमों की, फिर अफराद की भी बताई, कौमों की भी बताई, इनफरादी भी इज्तिमाई भी, ताकि हम ये सीख सकें कि पहले भी ये मामलात होते रहे हैं. हम अपने आप को इनफरादी हैसियत वो ना दें कि ये वाले वाक़यात तो पहले कभी हुए ही नहीं, तो मेरे ऊपर कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन लगाओ कुरान पाक की कि जो मुनफरिद और मेरे ऊपर कस्टमाइज की जाए. कुरान पाक ने ब्लेटेंटली बता दिया कि आप बीच में आए कहानी के, भैया आप बीच में आए हैं, कहानी आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई है, तुम्हें कोई ऐसा वाक़या नहीं होना जो नया हो. ऑल ऑफ दिस बॉडी इज प्रीडिस्पोज्ड, सब कुछ पहले से हो चुका हुआ है. बार बार रिपीट साइकिल पे आ रहे हो तुम सब. जो मैं तुम्हें निशानियां बता रहा हूँ, वो मेरे ना एक बहस के दौरान एक बंदे ने पूछा अमेरिका में कि ये सारे के सारे कुरान पाक के जो अंबिया हैं, ये सारे 3,500 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर क्यों है, बाकी की दुनिया में कोई हिदायत की जरूरत नहीं थी. ऐसा नहीं, जिस तरीके की साइकोलॉजी अल्लाह ताला ने बाकी के लोगों को हिदायत के लिए देनी थी वो काफ़ी है इधर के अंबिया के लिए, इसलिए इधर के अंबिया की कहानी. और बाय द वे देयर इज नो वन वे टू फाइंड आउट कि सारे के सारे अंबिया इधर ही आए. ओके, ये सेंट्रलाइज्ड डिस्पोजिशन जो है ना, इसी के मैं खिलाफ हूँ. बहुत गालिब गुमान है उलमा का भी, एटलीस्ट मेरे स्कॉलर्स का, और वो अरब के स्कॉलर्स हैं, पाकिस्तानी देसी नहीं है, कि हजरत नूह भी गालिब गुमान है कि हिंद में हूँ, हजरत नूह भी. सो स्कैटर्ड हैं सारे के सारे. वी कैंट जस्ट बी लाइक so prejudiced about the geographical placement of the whole stories. बहरहाल कुरान पाक जब नफ्सियात की तालीम दे रहा होता है और बता रहा होता है कि निशानियां पढ़, इंसानों के हालात देख और फिर मेजर कर, इंटरपोलेट कर, पैटर्न आइडेंटिफाई कर, पैटर्न ड्रॉ कर, तो आपको साफ समझ आ जानी चाहिए कि 99% चीज़ें तो मेरे साथ भी हो रही हैं. वो जो 1% डिफरेंशियल आ रहा है वो मेरा अपना ही बहाना है, वो भी आ जाएगा, वही कुछ होगा. सो चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हों, इमोशनल लेवल पे हों, पॉलिटिकल लेवल पे हों, ठीक है. और अगर सीरा जिसने पढ़ ली हो, उसके बाद तो मुझे समझ नहीं आती कि इतना बड़ा एटम बम था हमारे पास, न्यूक्लियर रिएक्टर था, इससे कई एटम बम बन सकते थे, कि कोई ऐसी चीज़ भी आप इमोशनल लेवल पे, सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, हमारे पास सब सवालों के प्रेसिडेंसेस आ चुके हैं. And once we actually apply those, we conquer the world wherever we are in. लोग डिमांड पे डिमांड करें. इस वक्त का वेस्टर्न यूरोप डिमांड कर रहा है कि हमें वो कैरेक्टर एलिमेंट्स निकाल के दो. फिनलैंड के स्कूल सिस्टम को देखें, यूरोप की पूरी एकेडमी को देखें, आईवी लीग्स की
philosophical tuning دیکھیں. What are they demanding? They're demanding that ultimate absolute truth and rights. Modernism کے فلسفیوں کو دیکھیں یا پوسٹ ماڈرنزم کے, خیر ان کو تو میں فلسفی نہیں کہتا مگر ہیں تو کوشش تو کر رہے ہیں کہ پری ماڈرن ایرا کے دیکھیں آپ, ایج آف انلائٹمنٹ کے فلسفیوں کو دیکھیں. whatever they trying to actually document, وہ اس ورٹیکل سٹک کو آئیڈینٹیفائی کریں. اس سٹک کی میک کیا ہے کہ بیہیویئرل ایٹریبیوٹس کیا ہوں گے, پھر انٹلیکچوئل ایٹریبیوٹس کیا ہوں گے, تب لیڈر عصا پکڑ کے واپس آئے گا. سیدھا کھڑا کیسے ہوگا, ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو ایریکٹ ہمسیلف, ایموشنلی انٹیلیجنٹ کیسے ہوگا, کیریکٹر کے کون سے ایلیمنٹس ہیں, کیا کام ہے وہ جو کبھی بھی نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا وہ کام, کیا کام ہے جو ہمیشہ کرے گا, چاہے وہ تنگی میں ہو چاہے وہ آسانی میں ہو, چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو, چاہے وہ مسئلے میں ہو چاہے وہ کسی مسئلے میں نہ ہو. کچھ ایسے کام ہیں جو کبھی بھی نہیں کرے گا اور کچھ ایسے کام ہیں جو ہمیشہ 100% کرے گا. یہ کیریکٹر ایلیمنٹس ہیں, یہ ایٹریبیوٹس ہیں ایک جس کی تعلیم سیرا کے تھرو آئی جا رہی. مگر نہیں, ہم نے اس کو سائیکولوجیکلی دیکھنا ہی نہیں. اس لیے پورا کورس ہے, 6 مہینے کا کورس ہے, جس میں سائیکالوجی آف اسلام کا پورا انفراسٹرکچر میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. آئی ہوپ کہ یہ سیرا کے تھرو لوگ پہلے ہی پڑھ چکے میں ہوں. یہ سب سے چھوٹی کلاس ہونی چاہیے میری. کیا جی, ہم نے آپ نے سیرا بتایا تھا, ہم نے 8-9 سیرا کی کتابیں پکڑی, شمائل کی کتابیں پکڑی ہیں, عرب اسکالرس کی پکڑی ہیں, 100 سال اس 100 سال کی پکڑی ہیں, اور کلاسیکل ایرا کے بھی اسکالرس کی پکڑی ہیں. تب کہیں جا کے پتہ چلے گا وہ عصا کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اٹھائی ہوئی ہے, ہاؤ ایزی, اور سلیمان علیہ السلام نے اٹھائی ہوئی ہے, کہ what is the character element of a leader, how are people going to run towards you, literally run with all their money and all their belongings, کہ ہمیں تو اپنے جیسا بنا لے. یہ ہر دفعہ ایسے ہو رہا ہے, باہر ہر دفعہ ابھی بھی ہو رہا ہے, ہم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں. ایلان مسک ہمیں اپنے جیسا بنا لے, بل گیٹس ہمیں اپنے جیسا بنا لے. سوچ دیکھیں, کالی کر دی گئی ہو تو نیچے کیریکٹر ایلیمنٹس کی ڈیفینیشن ہی بدل جاتی. I'm not saying those people are evil, I'm not saying that. What I'm saying is they don't represent that stick of Sulaiman alayhi salam or Musa alayhi salam. They don't represent my seerah. They have a lot of problems and they're spending a lot of time with their own psychiatrists. They just cannot find the true answer. It's okay, I understand that, and it's a good thing. یہی مسئلوں میں تو پتہ چل رہا ہے کہ مسئلے کے اندر ہی سے سلوشن کی خوشبو آ رہی تھی. وہ سنگیں ابھی ڈپریشن کا جتنا بھی بندہ ہے جو ڈپریشن میں, اس سے زیادہ ہوش میں کوئی نہیں ہے جس کا جسم ہوش میں آ رہا ہے کہ اٹھو, الارم بج رہا ہے اس کا کہ اٹھو. باقی تو سوئے ہوئے, ان کو ڈپریشن ہی نہیں ہو رہی, بس جتھے کے پیچھے بھاگی جا رہے ہیں. اس کا الارم بج رہا ہے, وہ اس کو تو نیند ٹوٹ گئی اس کی کہ کچھ کروں میں, مگر وہ پہنچتا ہے ایک اور سیڈیٹیو لیتا ہے اپنے آپ کو, سونے کے ایکسٹرا 6 گھنٹے دے دیتا ہے دن کے. Xanax is not the solution, Seera is. Okay, your character is, your thought process is. آپ سمجھ رہے ہیں, تکا لگائے کہ اس سائنس کے سارے سبجیکٹس کی بیسکس, بنیادیں, انتہائی ایمبیشس قسم کی اسکوپنگ مسلمان کر رہے تھے. کون سے لوگ تھے؟ کلاسیکل ایرا کے, جو پری کلاسیکل ایرا کے صحابہ کے تھرو سائیکالوجی لے کے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. ساری اسٹرانومی اوپر دیکھتے تھے, آنسر ملتے تھے ان کو. علی بن ابی طالب نے کہا کہ مجھے آسمان کے راستے دنیا کے راستوں سے زیادہ آتے ہیں. سوچیں تو صحیح, میں کہاں سے کیوں نہ نکالوں فزکس. ہم نے کورس شروع کرنے کی کوشش کی. ہم ایکچولی ٹاکنگ ٹو 2 پیپل جو کہ ایسٹرو فزکس کا بچوں کو ایکیومن اور سینس دے گا, تاکہ وہ قرآن پاک کے تھرو, اس کو ہم قرآن کے تھرو ہی ٹیون کریں گے کہ کون سی آیتیں جو کہ ڈائریکٹ صرف قرآن پاک کے ایسٹرو فزکس کے تھرو ہمیں سمجھ آ سکتی ہیں. ون آف دا مینی تھنگس ٹو لک ایٹ. کیا پتا اور بھی کوئی سبجیکٹس بعد میں انٹروڈیوس ہو, کوئی نیا ایلیمنٹ ڈسکور ہو, کوئی نیا سورس آف انرجی ڈسکور ہوگی, جیسے قرآن کی آیتوں کے ایسے مطلب واضح ہو کے سامنے آ جائے. ابھی سائنس کے تھرو کافی چیزیں سمجھ آتی ہیں. سورہ واقعہ, سورہ تکویر, سورہ معارج, سورہ کہف, ایون سورہ فاتحہ, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. جب آپ لینس بدلتے ہیں اور الگ الگ لینس لے کے دیکھتے ہیں, قرآن پاک اپنے نئے نئے دروازے کھول رہا تھا آپ. مگر ہم نے کوشش نہیں کرنی. سو وی آر ٹرائنگ ٹو wake up the Muslim child, کہ اس نیند میں تمہیں وہ والی گولی نہیں دیں گے جو لے کے میری اماں اور ابا نے مجھے پالا تھا. Okay, so this is not going to happen to our kids, inshallah. This is the purpose of my whole team. This is, آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے پیرنٹنگ کے اوپر بہت پش تھی. پچھلے 3 مہینے سے پیرنٹنگ کی ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے وہ ایپلیکیشن کے لیے, اور وہ سب پاز کر دیا. ہوم اسکولنگ ہی کرتے, سب پاز کر دیا کہ سب سے پہلے مرنے سے پہلے یہ کر لو. وہ ریکارڈنگ کرتے رہیں گے زندگی ہوئی تو. یہ بہت ارجنٹ ہے. سب سے پہلے ایک فیکلٹی کریٹ کرو, ایک ٹیم کریٹ کرو, تاکہ ساحل دین کے مرتے ہی انفارمیشن
آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو. باقی کے سارے کام بعد کی بات ہے. اوکے, those could be very high priority but not as critical as this one. Okay, so it's one of those things which are آپ کے سوال کے توسط سے میں نے بہت پھیلا کے آنسر دیا. I hope I've answered the bigger part of your question. You need to find out where your problem is and you'll find out that the solution was sitting right there. Of course, you'll have to identify it, but it is in the very vicinity of where your problem is coming from. In this case, depression. In this case, confusion. Okay, so confusion جس کو ہے وہ فلسفی کو, اسلام کو سمجھے, وہ قرآن پاک کو سمجھے, وہ صحابہ کی سائیکالوجی کو سمجھے, آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت کی دنیا کے گلوبل سسٹم میں 3 ہی موٹے سسٹم بتا رہا ہوں جو کہ افیکٹ کریں باقی کے تمام انسانوں کو. آپ کسی شک میں تو نہیں نا, فرانس کا, اسپین کا, یورپ کا, انگلینڈ کا سینٹرل فلسافیکل جو لٹریچر ہے وہ ہمیں ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہا ہے. میرے بچے بھی وہی پال رہا ہے. میں سب کانشیسلی والی رائٹس اینڈ رانگس, ڈیفینیشنز آف سکسیس اینڈ فیلئر دے رہا ہوں. اوکے, اتنا افیکٹ ہوتا ہے ایک فلسفی کا جو پیدا ہوا تھا جرمنی میں اور اسلام آباد میں پیدا ہوئے 4 بچے اس کے کتابوں پہ لکھے الفاظ کے اوپر پل رہے ہیں, اور پالنے والے کو پتہ بھی نہیں, نہ ماں کو نہ باپ کو, کہ افیکٹ کہاں سے آ رہا ہے. اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے کہ انفلوئنسر میں وہ والے ہمیں بچے چاہیے جو اگلے 1000 سال کو انفلوئنس کریں گے اور لے کے آئیں گے صراط مستقیم تک انشاءاللہ. اوکے, سو لیٹ می جسٹ ٹیک the next question.